एकादश के सभी बच्चों का सांख्यिकी के इस 7 जुलाई 2020 के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। सांख्यिकी का महत्व आज हमारा टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि सांख्यिकी यानी कि संख्याओं का विज्ञान। सोचिए ज़रा, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे संख्याएं नहीं हैं, अंक नहीं हैं, वो दुनिया कैसी होगी? आपको पता है आज सरवाइव करने के लिए भारतवर्ष में कम से कम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपकी पहचान। और पहचान के लिए सबसे ज़्यादा आधारभूत जो एक प्रलेख हो चुका है वो है आधार कार्ड। और आधार कार्ड दरअसल एक नंबर है, आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि विभिन्न प्रकार के जितनी भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं उन सब का एक नंबर होता है। चाहे आपकी मार्कशीट हो, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, आपका कोई भी प्रलेख हो, वहाँ एक नंबर होता है। और तो और आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपका एक रोल नंबर होता है। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा था वो ये कि बगैर संख्याओं के, मैं अक्सर बोल देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, अगर संख्याओं को हटा दिया जाए, अगर सांख्यिकी हट जाए हमारे बीच से, तो हम मनुष्य फिर से गुफाओं में रहने को मजबूर हो जाएंगे, गुफाओं के वासी हो जाएंगे। और फिर से हम में और आदिमानव में अंतर नहीं रहेगा। जस्ट एलिमिनेट स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो आप मान के चले कि दुनिया ऐसी नहीं रहनी है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सांख्यिकी जो है ना, देश या प्रदेश का शासन सही ढंग से चलाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा देश या प्रदेश के भविष्य की उन्नति तथा अवनति के बारे में निश्चित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे, इसके द्वारा कैसे जान सकते हैं? देखिए, विभिन्न प्रकार के आंकड़े ही आते हैं जब हम ये कहते हैं कि देश उन्नति कर रहा है या अवनति। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आंकड़ा होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक। और जीडीपी जिस गति से आगे बढ़ती है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट, यानी कि विकास की दर, उन्नति की दर। अब ये उन्नति की दर हम कैसे जानते हैं? कितना जीडीपी इस साल है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओके। तो जितना भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पिछले साल था और इस साल कितना है, उसमें कितनी उन्नति हुई, वो ग्रोथ रेट कहलाती है। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है सांख्यिकी का एक जो बहुवचन अर्थ है, आंकड़े। आंकड़ों के आधार पे हमें ये पता चलता है कि देश की यथास्थिति क्या है। तो वर्तमान या भविष्य की उन्नति या अवनति के बारे में सही जानकारी देता है सांख्यिकी। इसलिए सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नति के उपाय क्या हो सकते हैं, उन पर भी आप विचार कर सकते हैं अपनी यथास्थिति जानकर। इसलिए ज़्यादातर प्रदेशों में सांख्यिकी का एक अलग विभाग होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में भी एक सांख्यिकी विभाग है, आपको पता होगा। तो किसी भी भावी योजना को सही रूप से पूर्ण होने में सांख्यिकी बहुत उपयोगी है। उसका उपयोग प्रदेश या देश की जनसंख्या का अनुमान लगाने में करते हैं। जैसे आपको पता होता है ना कि हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है ना? चलिए, कोई बताए आप में से कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी है वो लगभग कितनी है? चलिए, कोई बताइएगा। 15 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास, या 30 करोड़ के आसपास? कोई बता सकता है? हाँ, तो इसका सही जवाब है 20 करोड़ के आसपास। अच्छा, ये जनगणना कब हुई थी लास्ट टाइम? तो इसका जवाब है 2011 में। अब ये जनगणना कब होगी? 2021 में, जिसकी शुरुआत 20 से हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा था वो ये कि ये जो जनगणना होती है ये क्या है? ये सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों के माध्यम से जुटाई गई सूचनाएं हैं, संख्यात्मक सूचनाएं, जिन्हें आंकड़ा हम बोलते हैं। और उन्हीं के माध्यम से हमें ये पता चल पाता है कि हमारे स्टेट यानी कि यूपी, इसमें कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने बेरोजगार, कितने रोजगार, सब कुछ, ठीक है ना।
तो कहीं न कहीं बहुत ही उपयोगी है सांख्यिकी देश की जनसंख्या का अनुमान लगाने में, ठीक है? या देश प्रदेश की आय व्यय का अनुमान लगाने में। व्यापार और व्यवसाय में सांख्यिकी तो उपयोगी होती ही है। व्यवसाय इस बात का अनुमान लगाता है कि पिछले साल उसका विक्रय कितना था, इस वर्ष उसका विक्रय कितना है ना, प्रीवियस ईयर में कितना था, करंट ईयर में कितना है। इसके आधार पे उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है। पिछले साल अगर मान लेते हैं वो उसका टर्नओवर जो था वो 50 लाख था, इस बार उसका टर्नओवर अगर दिख रहा है उसे कि आधे महीने में 30 लाख हो गया है, मतलब 6 महीने में 30 लाख हो गया है, इसका मतलब है कि वो 5 लाख से आगे है यहाँ पे, मोटे तौर पे जो बताना चाहता हूँ। या एक साल अगर बीत गया और उसने 60 लाख का कर लिया तो इसका मतलब है कि 50 लाख पर उसने 10 लाख का इजाफा किया है। तो ये अपने आप में 20% ग्रोथ रेट है। तो ये कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा लगता है। तो फिलहाल आपको मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ बताया। सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। मानव के जितने भी कार्यकलाप हैं हर विभाग में सांख्यिकी फैली हुई है। आज इसका क्षेत्र मानव ज्ञान की हर शाखा में है। वैज्ञानिक खोज हों, उनके हर विभाग में सांख्यिकी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, 5 ईयर प्लान्स, वो तो पूरी तरह से सांख्यिकी पर ही निर्भर होते हैं। हालांकि अब ये 5 ईयर प्लान्स ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले अपने देश में योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन। अब उसकी जगह भारत में किस संस्था ने ले ली है, किसी को आता है? तो मैं बता देता हूँ आपको। नीति आयोग, NITI कमीशन, ये नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो इसने अब स्थान ले लिया है किसका? प्लानिंग कमीशन का। भारत में जो प्लानिंग कमीशन था, यानी कि योजना आयोग, उसकी जगह ले ली है इसने। ठीक, तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि रॉबर्ट्स कहते हैं, प्रोफेसर वालिस तथा रॉबर्ट्स कहते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र है जो अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करता है। एक ऐसा अस्त्र है जो अनुसंधान यानी रिसर्च जब भी आप कर रहे हैं तो उसमें जो भी समस्या उत्पन्न होगी हर उस समस्या का समाधान कर सकती है सांख्यिकी। अच्छा, आजकल की सांख्यिकी के महत्व की अगर हम बात करें तो हर विभाग में सांख्यिकी का महत्व है। क्षेत्र भी बहुत विकसित है। अब समझिएगा ज़रा कि रेल विभाग, बीमा कंपनी, बैंकों आदि में सांख्यिकी का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश की महंगाई की रोकथाम हो, बेकारी की समस्या हो, रेलों से चोरी, दुर्घटनाएं, तस्करों द्वारा चोरी, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण आदि के लिए सांख्यिकी ही आंकड़ों की सहायता से भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करती है। ये सारी समस्याएं जो है ना, इन सभी के लिए अगर आप योजना बनाना चाहते हैं तो वर्तमान और कुछ पूर्व के आंकड़े पहले उठाने पड़ेंगे। उन आंकड़ों के आधार पर ही आप भविष्य की रूपरेखा बना पाएंगे। तो इन सब में आधार के तौर पर सांख्यिकी ही प्रमुख भूमिका निभाती है। किसी वस्तु के आयात निर्यात के लिए भी सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करना पड़ता है। बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने यहाँ सांख्यिकी विभाग खोल रखे हैं। उन्हें भविष्य के बारे में वस्तु स्थिति का अनुमान भी आसानी से इन्हीं सांख्यिकी विभागों से हो पाता है। तो हमने ये बातें जानी हैं मोटे तौर पे। हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन समय में सांख्यिकी का उपयोग जो होता था वो केवल राजकाज तक ही सीमित था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भूमि तथा लगान, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जाते थे। धीरे धीरे इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, गणित में, नक्षत्र विज्ञान में भी होने लगा। तो सांख्यिकी के कुछ उपयोग और महत्व कौन कौन से? देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था महत्व। ये जो हम पढ़ रहे थे ये क्या था? महत्व। अब हम सांख्यिकी का उपयोग पढ़ने वाले हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दरअसल जो चीज़ उपयोगी होती है वही महत्वपूर्ण होती है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे महत्व। अगर छोटा प्रश्न आए महत्व का तो जो आपने अभी सुना है ऊपर वो आपको लिखना होगा। हाँ, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो वो एग्जामिनेशन में ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसलिए नीचे के पॉइंट्स भी आप इंटरचेंजेबली इन्हें सांख्यिकी के उपयोग से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के क्या क्या उपयोग अगर पूछा जाए तो भी आप इसका उत्तर देंगे, महत्व पूछा जाए तो भी आप यही उत्तर देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों टॉपिक जो आपने अभी ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा और ये दोनों सांख्यिकी के उपयोग और महत्व को ही बताते हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व जानेंगे। सबसे पहले शासन प्रबंध में महत्व। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जिला प्रशासन होता है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो जिला लेवल पे
राज्य लेवल पे या देश के स्तर पे प्रशासन या शासन को कार्य करना होता है। तो हम जाने सांख्यिकी इसमें क्या भूमिका निभाती है। किसी भी देश या राज्य के शासन प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग आवश्यक है, ये सामान्य बात है। आजकल देश या राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और इसलिए समंकों की उपयोगिता भी बढ़ती चली गई है। राज्य या देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समंक बहुत उपयोगी हो गए हैं। अब ये जो बातें आपने पढ़ी ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उन्हीं सेंटेंसेस का भूमिका बनाते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ से जो आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए। राज्य या देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समंक उपयोगी हैं। सरकारी बजट प्रचलित वर्ष आगामी वर्ष के विभिन्न अनुमानों के आधार पर ही बनाया जाता है। जनसंख्या, उत्पादन, आयात निर्यात, राष्ट्रीय आय इत्यादि के पर्याप्त समंकों की सहायता से ही वित्त मंत्रालय यह निश्चित करता है कि किन करों में कमी की जाए और किन में वृद्धि कर दी जाए। प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग आदि पर कितनी धनराशि व्यय की जाए तथा अपव्ययों को कैसे रोका जा सके, ये सारी बातें सांख्यिकी के माध्यम से ही बनती हैं। नीति निर्धारण में शासन वर्ग सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करता है। सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों और आयोगों की रिपोर्ट भी आवश्यक समंकों पर ही आधारित होती है। ठीक, तो आपको इसमें जो लिखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिखिए। सरकारी बजट प्रचलित वर्ष के आधार पर ही बनाया जाता है। जनसंख्या, उत्पादन, ये सब आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसमें, इस पॉइंट में। चलिए, उसके बाद है आर्थिक नियोजन में क्या महत्व है। देखिए, ये शासन था, अब हम आर्थिक नियोजन पढ़ रहे हैं। आर्थिक नियोजन माने क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, तो टिप्पेट ने ठीक कहा है कि नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है। समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहाँ के उपलब्ध साधनों, मुख्य समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित सांख्यिकी सामग्री के बिना असंभव है। पर्याप्त और विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही योजना निर्माता देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं। समंकों की सहायता से ही यह निश्चित होता है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन आवश्यकताएं क्या हैं। समंकों की सहायता से ही यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में योजना का लक्ष्य प्राप्त हुआ और किस योजना में प्रस्तावित गति में अभी विकास नहीं हो पाया। विकास की धीमी गति के कारण क्या हैं, ये सब हमें सांख्यिकी के माध्यम से ही पता चलता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। व्यवसाय तथा वाणिज्य में क्या महत्व है ये भी जानिए। देखिए, व्यापार, विभिन्न व्यवसायों में व्यापारी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर ही रहा है। वे समंकों की सहायता से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाते हैं और सांख्यिकी के आधार पर ही, समंकों के आधार पर ही क्रय विक्रय, विज्ञापन नीतियाँ वगैरह निर्धारित करते हैं। व्यापारी की भांति उद्योगपति भी वर्तमान और भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर ही निश्चित करता है कि आगामी अवधि में किस वस्तु का उत्पादन करना उसके लिए लाभकारी होगा। नए उद्योगों को सही रूप से चलाने में भी आंकड़े बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अच्छा, रही बात वाणिज्य की, तो बैंक, बीमा कंपनियां समंकों की सहायता से यह निश्चित करते हैं कि कितना नकद कोष रखें, अपनी पूंजी को किस प्रकार से विनियोग करें जिससे वे लाभ में रहें। तो आप देखिए कि वाणिज्य, व्यवसाय और उद्योग में भी सांख्यिकी ने बहुत गहरी पैठ बना रखी है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। पता है आपको, जब कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करता है 11th में, CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो अर्थशास्त्र में 2 किताबें चलती हैं। एक किताब तो वाकई में इकोनॉमिक्स की है और एक किताब स्टेट्स की है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इकोनॉमिक्स में आधी किताबें, 2 किताबें हैं और एक किताब स्टेट्स की है, एक इकोनॉमिक्स की है। पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स, लेकिन उसमें आधा 50% क्या पढ़ाया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो बात रही कोर्स की। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थशास्त्र में महत्व कितना है सांख्यिकी का। ज़रा सा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, या लुनचाओ ये कुछ कहते हैं कि अर्थशास्त्री आर्थिक समूह कौन कौन से होते हैं, उपभोग यानी कि कंजप्शन, उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन, बचत यानी सेविंग, और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, वे यानी एक्सपेंडिचर, और मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन
के मापन के लिए, टू मेज़र द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, आप क्या करते हैं, यू वी बेसिकली यूज़ डेटा। ओके, हम डेटा पर ही निर्भर होते हैं ये सारे कामों के लिए। उपभोग कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ, कितनी बचत कर पाए, कितना विनियोग कर दिया, कितने खर्चे कर दिए, और मुद्रा के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई, ये सब आंकड़ों के माध्यम से हम जानते हैं। और ये सब इकोनॉमिक्स के ही आर्थिक समूह हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं। तो वे आर्थिक सिद्धांतों का सत्यापन करने तथा परिकल्पनाओं की जांच करने में सांख्यिकी विधियों का ही प्रयोग करते हैं। वे मतलब जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उत्पादन एवं उपभोग आदि में भी सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग होता है। उत्पादन के समूहों से राष्ट्र की संपत्ति की मात्रा और उसमें होने वाले परिवर्तन तथा उनके कारणों का ज्ञान होता है। डॉक्टर मार्शल के अनुसार सांख्यिकी वह मिट्टी है जिससे मुझे भी अन्य प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति ईंटें बनानी हैं। यानी कि ये आधार है अर्थशास्त्र का। किसी भी वस्तु का मूल्य, मांग, पूर्ति, जीवन परिव्यय, जनसंख्या में वृद्धि आदि ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में पूरा ज्ञान तो आपको समकों के अध्ययन से ही मिल सकता है। द्रव्य परिमाण सिद्धांत, उपयोगिता ह्रास नियम आदि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं एवं नियम हैं, वो सांख्यिकी की सहायता के बिना बनाए ही नहीं जा सकते थे। तो सांख्यिकी का आधा हिस्सा जो है वो अर्थशास्त्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा सांख्यिकी की नींव पर तैयार है, खड़ा है बेसिकली। यानी कि सांख्यिकी का बहुत बड़ा योगदान है अर्थशास्त्र में। अब बात आती है मानव समृद्धि में क्या महत्व है। देखिए, मानव समृद्धि यानी मानव कल्याण। मानव कल्याण के लिए व्यापार की उन्नति व अवनति, लाभ या हानि, मुद्रा प्रसार यानी कि मुद्रा की मात्रा का बढ़ना या मुद्रा का संकुचन यानी कि मुद्रा की मात्रा का कम होना, मूल्यों के उतार चढ़ाव यानी वस्तुओं में महंगाई और मंदी, रोजगार की स्थिति, बेकारी या रोजगार कितना है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, इन सारी बातों पर विचार अगर आप करते हैं तो आप जान पाते हैं कि मानव समृद्धि का स्तर किसी देश में क्या है। प्रोफेसर बावले कहते हैं कि सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित की जानकारी के तुल्य है। यह किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। भाषा का ज्ञान या बीजगणित की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो सांख्यिकी का ज्ञान भी बावले के अनुसार उतना ही महत्वपूर्ण है। प्लानिंग में सांख्यिकी का क्या महत्व हो सकता है, यह भी हमने ऊपर जाना था अर्थशास्त्र में, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं। सारे के सारे राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का सहारा लेते हैं। योजना निर्माण के लिए आवश्यक है कि देश के आर्थिक संसाधनों का समुचित ज्ञान हो और उनका समुचित दोहन यानी कि उनका समुचित उपयोग हो। ओके, इसको कंजप्शन बोलते हैं या कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन भी बोलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब किसी का दोहन यानी कि यूजेज आवश्यकता से अधिक हो तो उसे एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, जिसे शोषण भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ दोहन का तात्पर्य है एक्सट्रैक्शन करना उन चीज़ों का जो विभिन्न जंगलों में या समंदर के अंदर या नदियों में हैं, वो सारे संसाधनों का समुचित दोहन हो यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इसके लिए देश के उत्पादन संसाधनों का, भूमि का, श्रम का, पूंजी का, खनिज का उपलब्धता कितनी है वो आंकड़ों से ही हमें पता चलेगा। जैसे हम कहते हैं कि भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र है। कैसे जाना? आंकड़ों से ही तो जाना ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आंकड़े। योजना में आंकड़े यथास्थित पहले बताते हैं, फिर हम जैसे स्थिति चाहते हैं उसकी हमें अंदाज़ा लगता है। ठीक है, तो आंकड़ों की आवश्यकता होती है। योजना बनाते समय यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि उसमें कितना धन व्यय किया जाए, कितने व्यक्तियों को काम देना होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, राष्ट्र को कितनी आय होगी। इन कार्यों के लिए सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है। एक देश की विशेषता के लिए वाक्यांश एक दिया गया है कि प्रचुरता में अभाव और धनी देश परंतु निर्धन देशवासी। प्रचुरता में अभाव मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी लोग अभाव में जी रहे हैं। देश बहुत धनी है लेकिन वहाँ के देशवासी निर्धन हों। ये कब होता है? जब देश में अपार संसाधन हो लेकिन उनका दोहन उचित मात्रा में ना हो पा रहा हो। ठीक है, जैसे भारत इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है कि भारत एक धनी देश है,
सोने सोने की चिड़िया का भी कहलाता था। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बड़ा संपन्न देश है, लेकिन यहाँ संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो पाया। इसी वजह से आज भी आपको पता है, भारत में आज भी लगभग 22% जनसंख्या जो है वो बीपीएल में आती है। हालांकि ये आंकड़े अभी लेटेस्ट नहीं हैं, 10 साल लगभग हो चुके हैं, और अभी 2021 में जो आने वाली है जनसंख्या उसमें हो सकता है बहुत सारा परिवर्तन हो जाए। लेकिन इवन देन ऐसा माना जाता है कि कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग अभी भी, कम से कम, या शायद ज़्यादा, अभी भी 15 से 25 करोड़, मुझे ऐसा लगता है 15 से 25 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के आसपास ज़रूर आते होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आंकड़ों के माध्यम से ये देखें कि किसको कहाँ किन किन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, तभी आपका देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे, हमेशा पिछड़े रहेंगे, जैसे कि आप लंबे समय तक आज़ादी के बाद पिछड़े रहे। हाँ, कुछ चीज़ें इधर बहुत अच्छी सही दिशा में बढ़ती दिख रही थी। अगर ये कोरोना का संकट नहीं आता तो हमारी यथास्थिति शायद कुछ और होती, लेकिन खैर समय लगता है। चीज़ें अगर आ चुकी हैं तो उनका सामना करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, और हम फिर से एक समृद्ध राष्ट्र के तौर पे खड़े होंगे। इसमें कहीं कोई शंका या शक नहीं है। कृषि उद्योग, यातायात, राष्ट्रीय आय, क्रय बचत, इन सब से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके नियोजन में भी कहीं ना कहीं सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये सब इनके नियोजन को करेंगे तभी आप इनमें समन्वय स्थापित कर सकेंगे, और इसके लिए आंकड़े चाहिए, सीधी सी बात है। कृषि और अन्य अनुसंधानों में महत्व देखिए, आप जानते हैं कृषि में खाद, सिंचाई, प्रति एकड़ उपज, इनसे संबंधित विभिन्न अनुसंधान सांख्यिकी ज्ञान के बिना नहीं हो सकते। वातावरण, वर्षा ग्रहण, भौगोलिक व खगोल शास्त्र से संबंधित संपूर्ण अनुमान सांख्यिकी पर ही आधारित होते हैं। परिमाण संबंधी अध्ययनों में महत्व, परिमाण माने होता है मात्रा, मात्राओं का जब कभी भी अध्ययन आप करें तो बगैर सांख्यिकी के यह संभव नहीं है। सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग में महत्व देखिए, मानव जीवन जो है ना, वो दैनिक जीवन में सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। इसका प्रयोग उच्च ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में भी होता है। किसी भी विचारधारा को अधिक मान्य और लोकप्रिय बनाना है तो तत्संबंधी आंकड़ों का देना आवश्यक है। तत्संबंधी मतलब उस संबंध में। फलस्वरूप इस विज्ञान का प्रयोग अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए क्या है, जैसे आप पहुँचते हैं कपड़े लेने के लिए, तो वो व्यक्ति पूछता है कि आपको किस साइज़ के कपड़े चाहिए। तो आप बोलते हैं, जैसे जूता अगर लेने जाते हैं तो जनरली ज़्यादातर जो औसत साइज़ है वो 8 नंबर है, तो 8 नंबर के आपको जूते चाहिए, है ना। तो आप लेने के लिए जाते हैं, तो ये क्या है 8 नंबर का जूता, ये दरअसल क्या है, ये बहुलक है। बाज़ार में सबसे ज़्यादा 8 नंबर के जूते बिक रहे हैं पुरुषों के लिए, तो ये बहुलक है। बहुलक क्या होता है, मूड, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है। ऐसे ही जो आपका जो एक्सेल साइज़ होता है वो काफ़ी चलता है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं चलता है, ट्रिपल एक्स बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि ये रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपका कौन सा बिकता है, जैसे शर्ट है तो शर्ट का औसत साइज़ कौन सा बिकता है, 42, ये खूब बिकता है। लेकिन अभी 42 या 40 भी खूब बिकता है, 40 से 42, ठीक है। लेकिन अगर 38 कोई ख़रीदना चाहे या 44 ख़रीदना चाहे या 46, तो ये इजीली नहीं मिलते। तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है वो क्या है, वो बहुलक है। तो बहुलक का प्रयोग होता है, बगैर जाने लोग इसका उपयोग करते हैं लगातार। निरीक्षण में सहायक, जब कभी भी आप कहीं पे कोई इंस्पेक्शन करते हैं तो आप उसमें सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते ही करते हैं। जब भी कोई अधिकारी आता है तो वो कुछ आंकड़े लेकर के चला जाता है, सिंपली, है ना। तो ये आपने महत्व जाने, कुछ और भी महत्व हैं, इन्होंने ढेर सारे महत्व बता रखे हैं। मैं आपको ये सारे समझा देता हूँ। आज के टॉपिक में इतना ही रखेंगे, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है, सुनते चले जाइए। भूतकालीन ज्ञान और अनुभवों की सुरक्षा। देखिए, आंकड़ों के माध्यम से ही हमारे पास जो पहले से ज्ञान उपलब्ध है और जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, हमसे पहले जो लोग आए हैं, जो विद्वान आए हैं, उनको आप आंकड़ों के माध्यम से ही इकट्ठा करके, सुरक्षित करके, संचित करके रखते हैं, और उसके आधार पर ही आप भविष्य की रूपरेखा बना सकते हैं। इसी ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक स्तर निश्चित किया जाता है और फिर आपस में आज के कार्यों की हम तुलना करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार। वैज्ञानिकों को अपने अनिश्चित और भ्रमपूर्ण अनुमानों व विचारों को शुद्ध करने और परिमाणात्मक विषयों से संबंध स्थापित करने में आंकड़ों की सहायता
लेनी ही होती है। सभी विज्ञानों के सिद्धांतों के प्रतिपादन व पुष्टिकरण के लिए सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सांख्यिकी वैज्ञानिकों के ज्ञान के विस्तार में सहायक भी है। एक अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्पादन, व्यवसाय की मात्रा, द्रव्य की क्रय शक्ति तथा इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों पर निर्भर होना पड़ता है। अन्य विज्ञानों का विकास भी इसी विज्ञान के सहारे होता चला गया है। कौन सा विज्ञान? सांख्यिकी विज्ञान। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में तो सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छोटी सी स्थिति हो जाए आपको तो सबसे पहले हम टेम्परेचर मापते हैं। ये क्या है? आंकड़ा ही तो है। जैसे हमने जाना कि टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड स्थिति है, आंकड़ा है, वो क्या है, और हमारा अगर टेम्परेचर उससे कुछ कम या ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं डॉक्टर चिंतित हो जाता है। बीपी है, ये क्या है? विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल या और भी बहुत सारी चीज़ें, क्रेटिनाइन या व्हाटएवर, जो कुछ भी समस्या है उससे संबंधित कोई ना कोई एक आंकड़ा मिलेगा। उसी के आधार पर डॉक्टर्स आपको बताएंगे आपकी स्थिति अच्छी है, अच्छी नहीं है ना। बीपी है, पल्स रेट है, सब कुछ। नई नई औषधियों का प्रभाव, इनका अध्ययन करने के लिए भी अभी आप देखिए कि कोरोना की दवा बाबा रामदेव जी ने घोषित की कि उन्होंने लॉन्च कर दी है। तो उसमें आया कि कितने लोगों पे आपने रिसर्च किया, उनमें क्या क्या परिणाम आए, उनकी बीमारी का स्तर क्या था, कितने लोग थे उसमें से, कितने सुधरे, कितने दिनों में रिकवरी हुई, कितने दिनों का टेस्ट था, ये सब संख्याएं ही तो हैं। तो नई औषधियों का प्रभाव अध्ययन करना है तो विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं, अब देखिए लगातार जब कोरोना आया तब से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारी ICMR ये लगातार कुछ आंकड़े ही आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बगैर सांख्यिकी के कुछ किया ही नहीं जा सकता। अंतरिक्ष शास्त्र की अगर बात कर लें तो बगैर सूचनाओं के, बगैर डेटा के आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। अंतरिक्ष शास्त्र की अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्थान हैं, उनके तापमान, वर्षा की मात्रा आदि का अध्ययन हो, या मौसम की भविष्यवाणी, चक्रवात की पूर्व सूचना, या विभिन्न ग्रहों के बीच में विभिन्न अनुसंधानों के लिए अप्रोच करना, उनकी दूरी कितनी है, सब सांख्यिकी आंकड़े ही तो हैं। अनुसंधान बगैर सांख्यिकी के अनुसंधान असंभव है। वो एक अंधे के द्वारा जैसे अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से कुछ भी देखना हो, असंभव है अनुसंधान बगैर सांख्यिकी के, ये ध्यान रखिएगा। अनुसंधान की विधियों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अपेक्षाकृत नया ज़रूर है। वर्तमान समय में विभिन्न विज्ञान विषयक शोध कार्यों में संलग्न वैज्ञानिक और परीक्षणों के आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है। अच्छा, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा में तो बगैर आंकड़ों के कुछ हो ही नहीं सकता। मनोविज्ञान, ज़रा सा सुन लीजिएगा इस बात को। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। बाल अपराध, बेरोजगारी आदि के अध्ययन में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्रित करके शिक्षा के बजट को हम बनाते हैं, इसमें भी सांख्यिकी काफ़ी योगदान निभाती है। आंकड़ों की सहायता से छात्रों की शैक्षिक योग्यता, क्षमता तथा रुचि इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा प्रणाली में सुधार करना हो या उसके प्रभावों का अध्ययन करना हो, इन सारी चीज़ों में सांख्यिकी का बहुत योगदान है। तो हमने अभी जाना सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है और उसका महत्व क्या है। आपको अगर ये प्रश्न लिखना होगा तो इसमें आपको कम से कम 12 बिंदु जरूर लिखने होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शब्द सीमा बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो प्रत्येक बिंदु में मैटर थोड़ा सा सिलेक्टिव रखेंगे। इतना भी कम ना करें कि बात अधूरी रह जाए, लेकिन कुछ सेंटेंसेस बार बार दोहराए जाते हैं, कुछ उदाहरण बार बार दिए जाते हैं, उनको एक ही बार में देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी पॉइंट में आपको लगे कि आपसे ये मैटर उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो आप निसंकोच पूछेंगे, मैं आपको लिखवा करके बता दूंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गर्ल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो एंड तक देखने के लिए। बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होगी इसको समझने के लिए, ये आसान नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।